सर आप कुछ कमेंट करेंगे, ये जो राकेश जी ने बताया कि हर चीज़ को फॉलो करके कंबाइंड सब जा सकता है, आप बोलो सिर्फ पैसा बनाने का तरीका बनाया, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। सर आज काफ़ी बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और सब कुछ इकट्ठा लेके चलते हैं, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरा ये टेक है कि मैंने लाइफ में दोनों किया, मैंने डिस्क्रिशनरी भी किया है, मैंने एल्गोरिथम्स पे किया, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैं पिछले 3 साल से एल्गो पे कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया हूँ। बिकॉज आपको ये समझना होता है कि अगर आप एक सर्टन स्केल के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप 70-80 लाख 1 करोड़ तक आप मैनुअल डिस्क्रिप्शन भी कर लेंगे, बट आप यहाँ पे अगर ये सोच रहे हैं कि आप कम से कम 4-6-8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ की बात कर रहे हो, वो चीज़ आप मैनुअली यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली होता है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि मैंने कल को जाके इतना बड़ा फंड मैनेज करना है या मेरा गोल ये है कि ऑटोमेशन करनी है, तो आपको वहाँ पे डे 1 से ही एल्गोस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। ये पहली चीज़ होती है। सेकंड चीज़ मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि एल्गोस पे जब मैं शिफ्ट हुआ था, मेरी काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन पे इमोशन सारे के सारे गायब हो गए थे, बिकॉज मैं सारा का सारा अपना पर्सनल फंड पे करता हूँ। मैं यूजुअली मैनेज नहीं करता किसी का भी, बट मैंने जितना भी किया मुझे ये पता है कि उससे मेरा खुद का इंप्रूव हुआ, बिकॉज मेरी ट्रेडिंग जो सिस्टमैटिक आप जितना भी कह लो, आप जब मैनुअली प्लेस करते हो ऑर्डर्स वर्सेज एक सिस्टम आपके लिए प्लेस करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी आपकी डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। वो डिफ्रेंसिएशन यही होती है कि आपके सारे इमोशंस गायब होते हैं, आपकी बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्लेस पे होती है। बिकॉज अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आप कई बार 2-4 दिन की पॉजिटिव स्ट्रीक जाती है तो पैसा ऐसे ही बन जाता है और बाइंग का पैसा पूरा खराब हो जाता है, सेलिंग से पैसा मिल जाता है, तो ही स्टॉप्स हेजिंग। तो हेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हेजिंग करनी चाहिए और कितनी दूर तक की हेजिंग वाइज हेजिंग है, ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ओके, सो हेजिंग जो है वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली आपके खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर जैसे आपका रिस्क है, आप जब भी ट्रेड कोई भी लेते हो तो आप डिटरमाइन कर लो कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं इस चीज़ में। सपोज आप 1 करोड़ के कैपिटल पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप समझो डिटरमाइन कर लो मेरा मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है से 5 लाख रुपीज़ 5%, तो मैं 5 लाख अमाउंट तक मेरी जो हेजिंग होगी उस हिसाब से मैं मोर और लेस ओवरनाइट अगर मैं ले रही हूँ तो उस हिसाब से मैं हेज करके छोड़ दूंगी एट द एंड ऑफ द डे। ड्यूरिंग द डे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए कि अगर इतना मेरा लॉस हो गया तो मैं इस चीज़ को एग्जिट कर लूँगा। मगर हेजिंग जो है ओवरनाइट अगर आप रख रहे हैं कोई भी पोजीशन, तो उसको डेफिनेटली आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि कब कौन सा दिन मार्केट 2-3% गैप अप गैप डाउन खुलेगी वो कोई नहीं बता सकता है। तो हेजिंग आपको ओवरनाइट के लिए डेफिनेटली करनी है। इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस से भी कर सकते हैं, अगर आप ड्यूरिंग द डे ही सिर्फ कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे है, और या तो फिर आपने अगर एल्गो लगाया हुआ है और उसमें आप स्टॉप लॉस सेट कर दिए है तो आप उस हिसाब से भी आपका एग्जिट हो जाएगा। मगर अगर आप ओवरनाइट कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो हेजिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैडम इंट्राडे में आजकल जो स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं, तो फिर क्या वापस वही हेजिंग नहीं करनी पड़ेगी इंट्राडे के लिए भी? क्या लगता है आपको? मेरा ओपिनियन ये है कि हेजिंग अपना बहुत सारा अमाउंट लेके चला जाता है, ओवरऑल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है हेजिंग के कारण। अराउंड 20-30% हेजिंग में आपका लॉस हो जाता है। तो जनरली हम इस हिसाब से करते हैं कि एंड ऑफ द डे हम हेजिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट डे ओपनिंग में हम उस हेजिंग को रिमूव कर देते हैं, तभी फिर स्टॉप लॉस से उस दिन में काम चलाते हैं ड्यूरिंग द डे। मैडम लेकिन ऐसा कोई दिन आया जो शायद 2021 था, जब निफ्टी मार्केट बंद होके फिर खुला ही शाम को, ऐसा कोई दिन आ गया तो क्या होगा? मतलब आई एम आस्किंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसलिए ताकि सबको हर सिनेरियो का पता चले। करेक्ट। तो लाइक आई सेड, आपका जो है अगर आप एक्सट्रीमली वरिड हो, आपका रिस्क एपेटाइट एकदम लो है कि मैं इससे ज़्यादा डेफिनेटली रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो फिर आपको उस लेवल पे हेजिंग कर देनी चाहिए। ग्रेट मैडम, थैंक यू। सर आज की तारीख में जो अभी ऑप्शंस का माहौल चल रहा है, यूजुअली क्या होता था कि लोग स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स डिप्लॉय कर देते थे सुबह में, दोपहर में आके स्क्वायर ऑफ करते थे और पैसा लेके घर चले जाते थे। एब्सोल्युटली। तो आजकल ये देख रहे हैं लोग के डिप्लॉय करते हैं 9:20 को और पता चलता है 9:25 को एक चल गया, 9:27 को दूसरा चला गया, वो 3:20 तो नहीं 9:27 को ही खत्म हो गया। राइट। तो ये होने लगा है, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पीपल गो फॉर? मतलब ये टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स क्या नहीं करने चाहिए या टाइम बेस्ड एंगल्स नहीं करने चाहिए, कुछ और करना चाहिए? सो बेसिकली मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ अगर मास पब्लिक के पास चली गई है, लाइक 920 स्ट्रैडल वाज द परफेक्ट एग्जांपल, राइट, वेयर द मास crores of rupees were actually deployed on that strategy. So that's why that edge is gone. I think all thanks to Vishal sir for making it very popular. We can't hear you. विशाल सर, ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है? It is compliment.
हाँ भाई कुछ चीज में तो नाम आया सो बेसिकली मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट में कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है. मार्केट में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज चेंज, और द डायनेमिक्स आर ऑलवेज चेंजिंग. True. राइट. सो एट दैट टाइम वी हैव टू अडॉप्ट द ऑलवेज चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द मार्केट. The methods what I was which I adopted in the 2021, in 2022, and I earned good amount of money. Then I lost good part of that money in 2023 using the same methods, because those methods were stopped working, because so many people deployed, probably so many people would have found out that method, right? तो वो टाइम पे हम लोग को दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किधर अच्छा और मौका मिल रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी, अगर पुरानी अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है तो कोई और अपने को नया कुछ एज बनाना पड़ेगा. सो इट्स लाइक कंटिन्यूस, यू हैव टू बी डायनेमिक. यू अपने को कंटिन्यूस रिसर्च करना है, नया नया डेटा एनालाइज करना है, नया नया ट्रेंड जो बन रहा है उसको कितना रिपीटेशन उसका हो रहा है वो देखना है. सो बेसिकली वी कांट से दैट वन थिंग विल गो फॉर एवर. ओनली वन थिंग विच विल गो फॉर एवर इज चेंज. मतलब आप ये कहते हो कि चेंज तो होते ही रहना चाहिए. अब ये एक बिलीफ सिस्टम को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करता है. वो बिलीफ सिस्टम मैं आपको बताता हूँ. हर ट्रेनर, हर बुक लिखने वाला स्टॉक मार्केट का जो है वो ब्रूसली का एक कोट कर देता है कि एक किक 10,000 बार, 10,000 किक एक बार. वो समझा देते हैं कि एक ही चीज़ करते रहो पैसा मिलेगा. यूजुअली ये सबने सुना होगा, राइट? स्टॉक मार्केट वालों के मुंह से सबने सुना है. यस. तो अब आप बोल रहे हो चेंज परमानेंट है, आप बोल रहे हो एक जैसी, मतलब बुक्स बोलती है एक जैसी चीज करते रहना है. तो लाइक पीपल आर कंफ्यूज्ड. करना क्या? इस पे हम सब कमेंट करेंगे. पेट टूट गया उसमें. सो इनफैक्ट इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा. 10,000 बार मारने के तो पेट टूट गया. So इस पे मैं कमेंट करना Yes, sir. चाहूंगा. Yes, sir. So that's why Vishal Mehta is sitting on the left side. Yeah. And I'm Vishal Ganatra sitting on the right side. Right. He's algo trader, completely algo trader. I'm completely discretionary trader. ओके. सही है. नहीं, पैर टूट गया जो आपने बोला ना राकेश सर, वो सही भी है. कुछ कंटेक्स्ट में वो सही भी है. आई टेल यू, वो एक Yes, एक yes. मजाक की बात थी. सी हर एक स्ट्रैटेजी का एक एज है, शेल्फ लाइफ है. परफॉर्मेंस से नॉन परफॉर्मेंस, वापस परफॉर्मेंस. ये अगर स्ट्रैटेजी में एज है ना तो जाता नहीं है, वो टेम्पररी नॉन परफॉर्मेंस में जाता है. जैसे इन्वेस्टर भी क्या गलती करते हैं, कोई एक फंड मैनेजर ने अच्छा रिटर्न दिया, या कोई एक म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया, तभी जाके इन्वेस्ट करते हैं. और बाद में ये होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल में जाता है, और वहाँ से वो अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद वो कंटालता है और रिडम्पशन देता है, वहाँ वापस परफॉर्मेंस आता है. तो स्ट्रैटेजीज में भी ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर, मैं एक स्ट्रैटेजी 2012 से यूज़ कर रहा हूँ, आज भी यूज़ कर रहा हूँ. 2023 में ऐसा हुआ कि वो स्ट्रैटेजी ने कुछ भी पैसा नहीं दिया मुझे पूरा साल. ओके. तो एक डाउट क्रिपिन हो जाता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी चलता है नहीं चलता है. लेकिन वो स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी ने मुझे 2024 में 120% बना के दिया. ओके. सो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी साथ में चलानी है. यू डोंट हैव टू रिलाई ओनली ऑन वन स्ट्रैटेजी. मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज में हमेशा बोलता हूँ कि मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज चलाइए. उसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज आपको पैसा देके जाएगी, कुछ पैसा लेके जाएगी नेट, लेकिन ओवरऑल आपका पीएनएल बना रहेगा, आपका ड्रॉडाउन भी कंट्रोल में रहेगा. तो रादर देन रिलाइंग ऑन ओनली वन सेट ऑफ, लाइक डायरेक्शनल करो, नॉन डायरेक्शनल करो, आप ओवरनाइट भी करो, इंट्राडे भी करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम करो, तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. बाकी कोई स्ट्रैटेजी आज चल रहा है वो कल चलेगा ही, ऐसा कोई गारंटी है ही नहीं. और गारंटी एक ही है कि परमानेंट नहीं चलेगा. तो परफॉर्मेंस से अंडर परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस होता रहेगा. तो आपको कांस्टेंट रिसर्च भी करना है, और एक आपका बेस जो कोर स्ट्रैटेजी है उसको पकड़ के रखना है. बुके ऑफ स्ट्रैटेजीज, नॉट वन स्ट्रैटेजी और टू, और उसके इर्द गिर्द आप रिसर्च करते रहो और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहो. थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस लेना है, थोड़ा पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस लेने का जो कैपेसिटी टू सफ़र बोलते हैं उसको, है ना, कैपेसिटी टू सफ़र आपको बढ़ाना है. अभी प्रॉब्लम ये है कि एक वीक नेगेटिव गया, 2 वीक नेगेटिव गया, 1 महीना नेगेटिव गया तो लोग पेशेंस खो गए. तो आई थिंक दैट नीड्स टू इम्प्रूव, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग. तो हर एक बिजनेस में सीजन ऑफ सीजन आता है, तो आपको इसके हिसाब से ही लेना चाहिए. मतलब मल्टीपल चीजें आपके बास्केट में होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं. आदित्य जी आप क्या कह रहे हैं? सर बोल रहे हैं 10,000 किक्स को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करना है. तो ट्रेडिंग उतना इजी है नहीं, कंटिन्यूसली मॉडिफाई करना है, कंटिन्यूसली नई किक्स सोचने और नए किक्स को फाइन ट्यून करते रहना. यू मीन फाइन ट्यून करते रहना है.
फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते रहना। Correct. सर आप जैसे 920 का स्टाइल का एग्जांपल ले रहे थे, दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि इट हैज़ बीन नोन फॉर एटलीस्ट 3-4 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 3-4 साल से ऑन आर प्लेटफॉर्म फॉर यू ट्रेड एल्गोज वी हैव अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज तेजी मंदी का किंग, विच इज एग्जैक्टली 920 स्ट्रैटेजी. This strategy has, every strategy has ups and downs. The idea is, जैसे राकेश जी ने specifically बताया कि it's not necessary कि हर week profitable रहेगा या हर महीना profitable रहेगा. But eventually क्या होता है कि negative trend आ जाता है, जब drawdown आता है, तब we start losing patience and then we switch to the new one. Right now also that strategy is on our platform. Again, तेजी मंदी का king too. तेजी मंदी का king, and it has given good results for the past 3 years consistently. So yes, consistently करोगे तो yes, you'll always be in an advantage. And besides, if you want to see the results, you can always look at our platform and you can find it out. आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah. So all of them are saying 920 straddles are not working, right? But what I am saying is 920 straddles do work. Suppose you are driving a Maruti Suzuki car 10 years back. Are you going to drive the same car today? No. You are going to make modifications to it, right? So first, what was the strategy? So we put a straddle, put 20% SL, 25% whatever be the choice, then leave them. But for this market condition where the volatility is too high, so you need multiple re-entries onto it, or you need a momentum for that, right? If you add a 20% momentum on a 920 straddle, that will definitely work. And we have basket of 920 straddles also, and that are working tremendously well. So yeah, 920 straddle works still. Agreed. अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे थे बीच में कि कई चेंजेस आपके परमानेंट होते हैं, कई चेंजेस आपके टेम्परेरी होते हैं, कई बार आप ज़्यादा चीज़ें चेंज मत करो. बट पिछले साल मैंने एक चीज़ देखी थी जो आपको मतलब अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो उसको चेंज कर लो. बिकॉज यहाँ पे हेजिंग के ऊपर भी हमने जैसे छोटी सी एक डिबेट कर ली है दैट कितनी लेवल की हेज करनी चाहिए. आप इंट्राडे में हटा सकते हो, कुछ कर सकते हो. बट यहाँ पे अगर आप एक काम करना, पिछले साल का अप्रैल 18 का निफ्टी का चार्ट देख लेना 1 मिनट पे खोल के, 1:28 की कैंडल है, वो देख लेना. बिकॉज उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको हेजिंग लेनी ही है. और अगर आप ये गलती करते हो एज एन ऑप्शन सेलर कि भैया आप मार्जिन बेनिफिट के लिए दूर के कॉल पुट खरीद लो और फिर आप अंदर स्ट्रैंगल बेच दो, स्ट्रैडल बेच दो, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होएगी. क्योंकि अगर ऐसी एक कैंडल आती है इसमें आपका 1-1.5 मिनट के अंदर आपका इंडेक्स 1% मूव कर जाता है, वहाँ पे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. वहाँ पे आपके एसएल भी जंप होएंगे, वहाँ पे सिर्फ आपका हेज बचाएगा आपको. तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ की हुई है दैट इवन दो आपका रिटर्न सैक्रिफाइस हो रहा है थोड़ा सा, उसमें होता है क्योंकि अगर आप 3-4% टारगेट करो, आप वहाँ से फिर 1% कम कर देते हो. बट उस चक्कर में फिर आप ऐसी चीज़ बचा रहे हो जिससे आप 1-2 साल पीछे ना चले जाओ. कभी इन केस ऑफ ऐसी एक का कैंडल आपकी बन जाओ, वर्स्ट केस आपका सबसे गलत जगह पे निकले, 2 का 200 पे कुछ उल्टा कुछ भी निकले. तो वो चीज़ है कि हेज को हेज की तरह यूज़ करो. उसका मार्जिन बेनिफिट ठीक है उसका मिलता है, बट उसको हेजिंग की तरह ही यूज़ करना है. फर्स्ट प्रायोरिटी वही है हमेशा. थैंक यू. राइट साइड. अब लेफ्ट साइड पे जाते हैं. यहाँ सबने बोला कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और पूरा बास्केट होना चाहिए. तो आ रहा हूँ आपके पास धीमे धीमे. तो सबके पास मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, बास्केट होना चाहिए. तो जब बास्केट होना चाहिए इसका मतलब ये है कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज होगी तो पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए. तो अगर किसी के पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि बास्केट ऑफ स्ट्रेटजीज, तो कम से कम 10 स्ट्रेटजीज हुई. अगर एक स्ट्रेटजी में आप एक लॉट भी काम करते हो ऑप्शन सेलिंग में, तो आपको पैसा तो बहुत बड़ा चाहिए. और आज रिटेल जो काम करने के लिए आ रहा है उनके पास 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इससे ज़्यादा फंड यूजुअली रिटेल ट्रेडर के पास नहीं होता डिप्लॉय करने के लिए ट्रेडिंग में. इन्वेस्टिंग में वो कुछ अलग फंड लगाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही फंड होता है. तो बास्केट ऑफ ट्रेड्स को कैसे जस्टिफाई किया जाए, आप जरा बता पाएंगे श्रीकांत भाई? अगर न्यू ट्रेडर से, जैसे आपने बताया, कैपिटल कम होता है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए उनको बैक टेस्टिंग में जो कि उनकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए. देखिए, न्यू ट्रेडर्स को क्या है कि हर रोज़ नहीं ट्रेड करना है हमें. अगर एक स्ट्रेटेजी आपके लिए परफेक्ट वर्क करे तो आप उसके स्टिक हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस आपको करने हैं तो मिनिमम आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. दैट्स इट. आप थोड़ा सा बताइए ना सर, क्या करना चाहिए? आपने भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज करने के लिए बोला. प्राइस एक्शन में तो पैसा कम है, तो हाउ विल समवन डू? पैसा कम है तो सर आप एक सिंगल ट्रेड मतलब
छोटा सा प्राइस एक्शन पे मतलब एक सिंगल ट्रेड पे काम करूँ। नहीं, लेकिन फिर वो प्रोबेबिलिटी की बात आती है ना, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हाउ विल देखिए दैट सर, वर्क? एक सिंपल चीज़ है, अगर आपका प्राइस एक्शन बेस्ट है तो पैसा कम हो या फिर ज़्यादा हो उससे कुछ मायने नहीं रखता। अगर 10,000 का भी आपके पास अमाउंट हो और अगर आपको प्राइस एक्शन सही मिल गया तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। 5-10 हज़ार के अकाउंट में भी लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये कमाए हैं, और अगर जिसको प्राइस एक्शन का डीप में नॉलेज नहीं है तो उसके पास अगर 1 CR का अमाउंट भी हो तो भी उसका सर ट्रेड लॉस में चला जाता है। ओके, तो प्राइस एक्शन की बात यह है कि उसमें एक्सपर्टाइज होगा तो छोटे अमाउंट से भी काम कर पाएंगे। लेकिन वापस ऑप्शंस पे आते हैं। मैडम, ऑप्शंस पे आपका क्या टेक है मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के बारे में? मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के लिए अगर कम अमाउंट है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। देन योर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज विल बी ओनली मेनली बाय साइड स्ट्रैटेजीज वेर यू विल बी एबल टू डू मल्टीपल। अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग एट सेलिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज सेल साइड विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। यस, अल्गो फॉक्स क्या कहना चाहेगा? आप कोई वो फॉक्स वाली स्ट्रेटेजी दो ना जो भाग के पैसा कमा ले। बिल्कुल। सो ये क्वेश्चन में सर के 3-4 क्वेश्चंस पीछे के कवर हो सकते हैं। सो सबसे पहला तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के लिए क्या बड़ा पैसा चाहिए, तो जवाब है नहीं। बिकॉज आपकी अगर एक स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग की है और एक स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग की है तो क्यूमुलेटिव आपका पैसा उतना ही लगेगा या उससे कम लगेगा। बिकॉज जब बाइंग वाला ट्रिगर हो जाएगा तो मार्जिन बेनिफिट की वजह से पैसा उतना ही लग गया। ओके। सो 2 स्ट्रेटजीज आपने 1.5 लाख रुपए में ही बना ली। जो 1.5 लाख रुपए आपके जोड़ी बेचने में लगे या जो भी है, राइट, उतने ही पैसे आपके ऑप्शन बाइंग में लगे। नाउ एक क्वेश्चन था कि क्या हेज इंपॉर्टेंट है, क्या हेज की वजह से मेरे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब यही वाली चीज़ कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज, एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी आ गई, एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी आ गई। अगर दोनों ने अल्फा जनरेट किया इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, आप 2 स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कीजिए। एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कीजिए जो कंडीशनल होगी, एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कीजिए जो कंडीशनल होगी, और दोनों में कोरिलेशन ना के बराबर हो। अगर आपने ऐसी 2 स्ट्रेटजीज साइमल्टेनियसली डिप्लॉय कर दी तो आपका हेज भी बन गया, आपके मार्जिन भी कम आ गए, प्लस आपने दोनों का क्यूमुलेटिव अल्फा ज़्यादा जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अगर मैं पैरेलली चला, मतलब स्टैंड अलोन चलाता तो उनका बैक टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। एक सेलिंग वाली स्ट्रेटजी है जिसका रिजल्ट जनवरी में -3% है, एक ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रेटजी है जिसका जनवरी में रिजल्ट -6% है। बट अगर मैंने दोनों को साथ में चलाया विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो दोनों का कंबाइंड सम अब मुझे आया +6%। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अल्फा यू कैन क्रिएट इफ यू हैव मल्टीपल स्ट्रेटजीज, एंड मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगेगा। राइट सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं, आप तो बेटर ऑप्शन दे पाएंगे हमारे को। I will pass this question, but I generally don't follow multiple strategies. If I'll get the direct bullish direction, I go for bullish strategies. If it is sideways, I will sideways or the bearish. So I don't deploy multiple strategies here. इसका समरी बेसिकली ये है कि अगर आपके पास फंड्स कम है ना तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड कीजिए, कोई एक स्किल को डेवलप कीजिए और पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू हैव गॉट मोर फंड्स टू डिप्लॉय, आप मल्टीपल चीज़ों में जाइए, थीटा डीके को और वॉलेटिलिटी को अपना एज बनाइए, मल्टीपल चीज़ों को साथ में डिप्लॉय कीजिए, और जैसे इन्होंने बोला कोरिलेशन फाइंड कीजिए, अल्फा ढूंढिए और प्रोबेबिलिटी को प्ले कीजिए। ये इसका मुझे समरी में दिखता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो जो सब लोग बोल रहे थे, राइट, कि मल्टीपल स्ट्रैटेजीज नहीं रन हो सकती ऑन अ मिनिमम कैपिटल। सो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट कि सपोज करो यू हैव सोल्ड स्ट्रैटल, आपने जोड़ी बेचा सुबह एंड दैट वाज अ प्रीमियम ऑफ 200 रुपीज़, राइट। और अगर वो जोड़ी डीकी होके 12 बजे तक सपोज करो 50 रुपीज़ बचा है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, एंड यू हैव एंट्रीज, मल्टीपल री एंट्रीज, सो यू कैन स्क्वायर ऑफ द 9 मॉर्निंग वन ना। सो 9-16 वाला आप निकाल दो, सेम कैपिटल को आप 12 बजे के बाद यूज़ करो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपका ROI भी एनहांस होगा एंड आपको कम कैपिटल में यू कैन प्ले मोर, राइट। सो आप लॉन्ग रन में पूरा 916 से लेके 330 तक टिक सकते हो। सो दैट कैन बी ऑल्सो डन। सो या वो एक वे है जो कर सकते हैं आप। सो थैंक्स ऑल द पैनल मेंबर्स, बहुत अच्छा रहा। आप राउंड ऑफ अप्लॉज देंगे, उसकी गूंज से पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। पैनल मेंबर्स थैंक यू, बहुत अच्छा रहा।